आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय चैनल उत्तरांचल की सुर्खियां, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका खबर आपकी। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव आनंद रावत जमकर गरजे भाजपा पर। काशीपुर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आनंद रावत ने गिरिताल रोड स्थित कांग्रेस प्रदेश सचिव शिवम शर्मा के निवास स्थान पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वर्ष 2013 में इस प्रदेश में भीषण आपदा आई थी, जिसमें केदार घाटी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद के अनेक क्षेत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। उस समय केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने उस समय आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जो मापदंड तय किए थे, वही मापदंड वर्तमान समय में भी लागू होने चाहिए। चाहे वह धाराली का मामला हो या किसी अन्य स्थान का, आपदा प्रभावित व्यक्ति अपना नुकसान आंक कर प्रशासन को देता था और उसी आधार पर उसे मुआवजा मिलता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस मानक को बदल दिया है और केवल 5 से 5 लाख रुपए देकर पल्ला झाड़ लिया है। हमारी मांग है कि 2013 की आपदा के दौरान जो मुआवजे का प्रावधान था, वही लागू किया जाए और भविष्य में भी पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में वही मानक अपनाया जाए। यह समस्या केवल उत्तराखंड की ही नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे अन्य पर्वतीय राज्यों में भी ऐसी ही घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसलिए इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 2013 के मुआवजे के प्रावधान को पुनः लागू किया जाना आवश्यक है। श्री रावत ने कहा कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि भाजपा को 27 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। कांग्रेस की ओर से लगातार यह मांग उठाई जा रही है कि प्रदेश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि यह दानवीर कौन है। भाजपा को चाहिए कि वह दानदाताओं की पूरी सूची सार्वजनिक करे। हमें संदेह है कि कहीं यह चंदा देश के दुश्मनों या नशे के कारोबारियों से तो नहीं लिया गया। भाजपा धर्म की आड़ में हमेशा से इस तरह के प्रयास करती रही है। इसलिए हमारी स्पष्ट मांग है कि जनता को यह जानकारी दी जाए कि 27 करोड़ रुपए देने वाले दानदाता कौन है। श्री आनंद सिंह रावत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह भी बताया कि कांग्रेस के समय में जय जवान जय किसान का नारा गूंजता था। उस दौरान जवान और किसान योजनाओं के केंद्र बिंदु हुआ करते थे और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाती थी। लेकिन भाजपा की केंद्र और राज्य दोनों जगह 9 वर्षों की सरकार के बावजूद जवान और किसान इनके एजेंडे से दूर हो चुके हैं। जवानों के लिए ये लोग अग्निवीर योजना लेकर आए, जिसे न तो सैनिक समुदाय ने स्वीकार किया और न ही सेना। यहाँ तक कि पूर्व सैनिक अधिकारी भी इसकी आलोचना कर चुके हैं। किसानों के लिए भाजपा सरकार ने 3 काले कानून थोपने की कोशिश की, लेकिन किसानों के आंदोलन के बाद मजबूर होकर उन्हें वापस लेना पड़ा। इसके बावजूद एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर सरकार आज भी चुप है और किसान लगातार एमएसपी लागू करने की मांग को लेकर आंदोलित है। सरकार दमनपूर्ण तरीके से उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, जिसे कांग्रेस विपक्ष होने के नाते बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी और कांग्रेस पूरी तरह किसानों के साथ। इसी प्रकार स्मार्ट मीटर का मुद्दा भी जनता के विरोध का कारण बना हुआ है। यह निजीकरण की ओर बढ़ता कदम है और जागरूक जनता समझ रही है कि यदि बिजली पूरी तरह निजी हाथों में चली गई तो मनमानी होगी। इसलिए जनता इसका विरोध कर रही है और कांग्रेस भी सड़क से लेकर सदन तक स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। लेकिन सरकार तानाशाही तरीके से स्मार्ट मीटर थोप रही है। कई जगह मीटर तोड़ने की घटनाएं सामने आ रही हैं और जिन घरों में मीटर लग चुके हैं, वहां अत्यधिक बिल आ रहे हैं। कहीं 1-1 या 2-2 लाख रुपए का मासिक बिल तक आ रहा है। ये घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से भी सामने आ रही हैं। अतः सरकार को स्मार्ट मीटर का निर्णय वापस लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त पिछले 25 वर्षों से लगातार हो रहा पलायन भी अत्यंत चिंतनीय विषय है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का असंतुलन, बादल फटना और आपदाएं लोगों के मन में भय पैदा कर रही हैं। ऐसे में सरकारों को दीर्घकालीन रणनीति बनानी चाहिए। पलायन रोकने के लिए रोजगार के अवसर और पर्यटन आधारित योजनाएं तैयार करनी होंगी। हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देकर पलायन की समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने 2027 के चुनाव में भाजपा का पूर्ण तरीके से सुपड़ा साफ होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से केंद्र और राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी। काशीपुर से एफयू खान की रिपोर्ट। 2013 में इस प्रदेश में हिमालयन सुनामी आई थी, जिसमें हमारी केदार घाटी, पिंडर घाटी और पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद के भी कई क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुए थे। तो उस समय
केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार ने उस समय आपदा के अंतर्गत हुए नुकसान के लिए जो मानक तय किए थे, तो वही मानक वर्तमान समय में भी लागू होने चाहिए, चाहे वो धराली का मामला हो या बीते दिनों थराली में जो आपदा आई है। तो उसके अंतर्गत जो भी पीड़ित व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ करता था, तो वो आकलन करके प्रशासन को देता था कि मेरा इतने का नुकसान हुआ है, और उस आधार पर जो है उसको मुआवजा मिलता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस मानक को बदल दिया है और अब आपदा पीड़ितों को केवल 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दे करके ये अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है। तो हमारा सरकार से मांग है कि 2013 में जो आपदा के अंतर्गत नुकसान का जो मुआवजे का प्रावधान था, उसी को ही वर्तमान समय में भी लागू किया जाए और आने वाले समय में भी, क्योंकि जिस तरीके से अब ये प्रतिवर्ष पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं और उसके अंतर्गत लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, और ये केवल उत्तराखंड ही नहीं, जितने भी हिमालयी राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो, तो वहाँ पर भी इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए 2013 में जो मुआवजे का मानक कांग्रेस ने जो तय किए थे, उसी मानक को जो है ये वर्तमान सरकार लागू करे और उसके अंतर्गत लोगों को मुआवजा दे। बात की जाए जिस तरीके से 27 करोड़ रुपए की जो बात आ रही है सामने, तो क्या कहना है आपने? देखिए, पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी का बयान आया और उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को 27 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, और कांग्रेस की तरफ से ये लगातार मांग की जा रही है कि प्रदेश की जनता को ये जानने का हक है कि वो दानदाता कौन है, वो सूची सार्वजनिक करे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमको शक है कि जो इस देश के दुश्मन हैं या जो ड्रग्स वगैरह का जो कारोबार करते हैं, कहीं उनसे तो चंदा नहीं लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ लेकर के हमेशा इस तरीके से कुत्सित प्रयास करती है। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी से सीधी तौर पर ये मांग है कि प्रदेश की जनता को जानने का हक है कि ये 27 करोड़ रुपए दान करने वाले कौन वो दानदाता हैं, वो सूची सार्वजनिक होनी चाहिए। बात की जाए जिस तरीके से किसानों को अन्नदाता बताते हैं और अन्नदाताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, क्या कहना है? दुर्भाग्य है, कांग्रेस के समय में जय जवान जय किसान का नारा गूंजता था, जिसके अंतर्गत जवान और किसान दोनों ही योजनाओं के केंद्र बिंदु हुआ करते थे, उनको ले करके जो है योजनाएं बनती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और अभी 9 साल से उत्तराखंड में भी सरकार है, और इनके केंद्र बिंदु से जवान और किसान दोनों ही दूर हो चुके हैं। जवानों के लिए ये लोग अग्निवीर जैसी योजना ले आए हैं, जो जवानों को कतई पसंद नहीं आ रही है, सेना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो लोग भी इसकी आलोचना कर चुके हैं, कई भूतपूर्व जो सैन्य अधिकारी रहे हैं वो इसकी आलोचना कर चुके हैं, लेकिन ये लोग अडिग हैं अग्निवीर योजना को लेकर के। दूसरा, किसानों को लेकर के पिछले दिनों 3 काले कानून इन्होंने थोपने का प्रयास किया, तो किसानों ने आंदोलन किया, तो फिर ये मजबूर होकर के इन्होंने वो 3 काले कानून वापस लिए। लेकिन एमएसपी के मुद्दे पर आज भी ये चुप्पी साधे हुए हैं, और किसान निरंतर एमएसपी लागू करो करके आंदोलित है, और ये सरकार दमनपूर्ण तरीके से जो है उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, जो कांग्रेस विपक्ष होने के नाते बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी, और कांग्रेस पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़ी है। बात की जाए स्मार्ट मीटर को लेकर के, स्मार्ट मीटर जो है यहाँ पर उपभोक्ता नहीं चाहते कि उनके घर पे लगाए जाए, और उससे जो है काफ़ी जो है रीडिंग आ रही है, काफ़ी जो है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये स्मार्ट मीटर एक प्रकार से निजीकरण की तरफ कदम है, और जागरूक जनता इस बात को समझ रही है कि अगर बिजली पूरी तरीके से निजी हाथों में चली गई तो फिर बिजली में पूरी तरीके से मनमानी होगी। तो इसलिए जनता ये स्मार्ट मीटर का विरोध कर रही है, और कांग्रेस भी लगातार सड़क से लेकर के सदन तक ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। लेकिन ये सरकार तानाशाह पूर्ण तरीके से स्मार्ट मीटर को जनता के बीच में थोपने का काम कर रही है, और लोग अब धीरे धीरे होकर के मुखर हो रहे हैं, और कई जगहों पर स्मार्ट मीटर तोड़ने की घटनाएं भी जो है लोगों के सामने आ रही हैं, और कई लोग जो स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं उनके मीटर रीडिंग इतनी ज़्यादा आ रही है, 1-2 लाख रुपए तक के उनके महीने के बिल आ जा रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं भी जो है
प्रदेश और देश की जनता के सामने आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बहुत ही चिंतनीय है। और मुझे लगता है कि सरकार को जो है ये स्मार्ट मीटर का जो निर्णय है इसको वापस लेना चाहिए। बात की जाए पलायन को लेकर, तब पलायन सबसे अहम मुद्दा है। पलायन हो रहा है पहाड़ों से और वहाँ जो है उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना है इस बात पर? देखिए, पलायन ये विगत 25 वर्षों की जो है परिणति है, और अब जिस तरीके से मौसम भी बहुत ही बेरुखी अपना चुका है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वो भी एक चिंतनीय विषय है। जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक दहशत भी बना रहा है। पिछले दिनों जो धराली का जो प्रकरण हुआ, लोगों ने, पूरे विश्व ने जो है लाइव देखा वो, तो इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, तो ये भी एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। और मुझे लगता है कि सरकारों को दीर्घकालिक योजनाएं बनानी चाहिए इस तरीके की समस्याओं से निपटने के लिए, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाएं भी लोगों के मन में दहशत पैदा करने का काम कर रही हैं, और ये भी पलायन की तरफ एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। तो कम से कम इस तरीके की चीज़ों को तो हम लोग रोकें, और एक बढ़िया तरीके से अगर नियोजन किया जाए, क्योंकि आज भी उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे पलायन सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो देखा जाए तो दिल्ली जो देश की राजधानी है उससे सबसे नज़दीक के हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड में है, और जितने भी पर्यटक हैं आज भी हिमालय दर्शन के लिए बहुत ही लालायित रहते हैं, बहुत ही उत्सुक रहते हैं। तो हमको एक बढ़िया तरीके से नियोजन करके पर्यटकों के लिए सुगम वातावरण बनाते हुए हम लोगों को इस तरफ कदम बढ़ाने चाहिए, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके और पलायन रुक सके। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बढ़िया तरीके से नियोजन किया जाए। अब लेकिन सवाल ये है कि जो वर्तमान की सरकार है उसके लिए तो केवल धर्म ही प्रमुख मुद्दा है। राजनीति जो विकास का पैमाना तय करती थी, आज वो राजनीति धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है, और इनके हर मुद्दे धर्म की चाशनी से लपेटे हुए होते हैं। तो कुछ देर के लिए लोग इस कारण दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं, तो इस वजह से इनको जनादेश मिल रहा है। लेकिन अब जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है, क्योंकि अब ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि इनके पास कोई भी नियोजन की नीति नहीं है और कोई भी स्पष्ट कार्यशैली नहीं है। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया माकूल समय है कांग्रेस के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, कि हम लोग जनता के बीच में जाएं और अपनी स्पष्ट नीति, जो विकास की नीति है, वो हम जनता के बीच में रखें। इस पहले निकाय चुनाव में और अब ये पंचायत चुनाव में भी जिस तरीके से जनता ने अपना आशीर्वाद कांग्रेस को दिया, हालांकि इन्होंने सत्ता बल के आधार पर इन्होंने जो जनता का जनादेश था उसको छीनने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने अपना जो जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया, तो उससे हमें लग रहा है कि 2027 में कांग्रेस वापसी करेगी। 2027 की बात की जाए, जैसे विधानसभा चुनाव को लेकर के 2027 के लिए कांग्रेस कितनी आश्वस्त है और क्या कहना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि पहले निकाय चुनाव में और अब फिर ये पंचायत चुनाव में जनता ने अपना जनादेश बहुत स्पष्ट तौर पर दिया। अब देखिए, नैनीताल जनपद में ही जो है संख्या बल कांग्रेस के पक्ष में था। अब लेकिन जिस तरीके से षड्यंत्र किया गया और 5 लोगों को मतदान से रोका गया, उनका जो उनका संवैधानिक हक था, अधिकार था, उससे उनको वंचित किया गया। तो इस तरीके के जब सत्ता बल का प्रयोग करके, दुरुपयोग करके, जब आप लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव होता है उसको अगर आप ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, तो फिर आप क्या फ़ैसला होगा। लेकिन जनता बहुत ही स्पष्ट तरीके से जो है अपना जनादेश दे रही है, निकाय चुनाव में भी दिया, पंचायत चुनाव में भी दिया, और हमें पूरा यकीन है कि 2027 में भी जनता कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत देगी। तो क्या मानते हैं कि 2027 में उत्तराखंड में नहीं, पूरे उसमें जो है कांग्रेस अपनी परचम लहराने जा रही है? निसंदेह इसकी शुरुआत तो जो है निकाय चुनाव से होगी थी, फिर पंचायत चुनाव, अब विधानसभा चुनाव में जो है प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस वापसी करेगी सत्ता में। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।